चलो, तो कल अपने पृथक उत्तेजित डीसी शंट जनित्र पढ़ दिया था। आपको मैंने लगभग 8 कारण याद कराए थे कि उसमें वोल्टेज पैदा क्यों नहीं होगी, बताया था सबको, बताया था। आपने तरीके से जाके याद किए कि नहीं किए, डायग्राम बना के याद किए। पहले आपने चालू किया होगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग से चालू किया होगा, ये आरडीसी सप्लाई एब्सेंट है, ऐसे याद किया था। फिर आपने कहा कि आरडीसी सप्लाई तो है, अब धारा धारा नहीं है। फिर आपने कहा धारा भी है पर धारा जा कहाँ रही है, धारा क्या है, शॉर्ट। फिर आपने आरपीएम चेक किए थे, आरपीएम क्या किए, चेक। फिर आपने सेम आर्मेचर वाइंडिंग के साथ क्या किया, आर्मेचर वाइंडिंग ओपन तो, फिर आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट तो, फिर आपने कम्यूटेटर और ब्रश को देखा था, आपके संयोजन तो सही थे। अगर आपके पास ओवर ग्रीसिंग है, फिटिंग ज्यादा हो रही तो संयोजन सही नहीं होगा। और लास्ट वाला अपने क्या था, आपके जो संयोजन है वो क्या है, ढीले। तो 1 मिनट में मैंने आपको सारे याद करा दिए वापस। केवल तभी याद होगा जब आपने क्या पढ़े हैं, तरीके से पढ़े। आज अपन बात करेंगे जो देखें डीसी शंट जनित्र के बारे में। तो डीसी शंट जनित्र में जो वोल्टेज पैदा होती है वो किस तरह से होती है, अपन सबसे पहले उसके बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि आपकी जो वोल्टेज बिल्डअप होती है डीसी शंट जनित्र में वो किस प्रकार होती है। और जो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे वो यहीं से आगे चलेगा। आज अपन पढ़ेंगे कि जो सब उत्तेजित डीसी जनित्र होते हैं उनमें वोल्टेज उत्पन्न होने के क्या क्या, न उत्पन्न न होने के क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं। और जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे आपको आगे वाली चीजें समझ में नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के फोकस करना, थ्योरी पढ़ाना मुश्किल है नहीं है। समझ में आ रही है ना आपको, बढ़िया। क्वेश्चन भी आपके साथ के साथ हो रहे हैं, बस आप क्या करते रहो, रिवीजन करते रहो। क्या करते रहो, रिवीजन। अब आप देखो, तो आज अपन पढ़ रहे हैं कि जो डीसी शंट जनित्र है उसमें वोल्टेज पैदा कैसे होगी। डीसी शंट जनित्र में वोल्टेज का उत्पन्न होना। आप बताओ, जितने भी आपके सब उत्तेजित जनित्र हैं, जितने भी आपके सब उत्तेजित जनित्र हैं, अगर उनमें अवशिष्ट चुंबकत्व न हो, अगर उनमें अवशिष्ट चुंबकत्व न हो तो क्या वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगी, क्या भी वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगी। सबसे पहला कारण आपको लेके आना है कि अगर आपके सब उत्तेजित डीसी जनित्र हैं और उनमें अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है, यानी कोर में आपके अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है, तो वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगी। अब देखो क्यों नहीं होगी। अब आपके लिए एक छोटा सा मैं ग्राफ लेके आया हूं, ये आपको निम्मी की बुक्स में नहीं मिलेगा, ये आपको बीटेक की किताबों में मिलेगा, पर आपको यहां समझाना क्या था, जरूरी था। देखिए भी, अगर आपके पास स्टार्टिंग में वोल्टेज पैदा नहीं हो रही है, नहीं हो रही भी, स्टार्टिंग में आपके पास अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है, कुछ भी वोल्टेज पैदा नहीं होगी। जब वोल्टेज पैदा नहीं होगी तो क्या फील्ड वाइंडिंग में धारा चली जाएगी, क्या अरे जाएगी, क्या बताओ। अब आप देखो शंट जनित्र का अपन डायग्राम बनाते हैं, अभी आपके दिमाग में डाउट है कुछ, वो क्लियर करता हूं कैसे नहीं होगा। अपने ये शंट जनित्र पढ़ा है ऐसा कि यहां पर आपके पास भार प्रतिरोध लगाया आपने, क्या लगाया है, भार प्रतिरोध। ये आपके पास क्या है, आरएल, और इस साइड में आपके पास है शंट फील्ड वाइंडिंग। घेरे बनाने दिले खोल के, और तार क्या रखना है, पतला। याद आ रहा है कुछ ऐसा, घेरे में दिल खोल के बनाए और तार क्या रखा है, पतला। अब आप देखिए बच्चों, अगर आपके पास यहां पर धारा जानी चाहिए ISH, क्या जानी चाहिए, यहां बाहर धारा क्या जाएगी, IL, और यहां से आर्मेचर धारा क्या आएगी, I, और यहां पर वोल्टेज पैदा होगी EG, क्या होगी, EG। और इसके सिरों पर, भार के सिरों पर जो वोल्टेज मिलेगी वो आपके पास है V आउट, V आउट है बच्चों। देखें अब क्या होने वाला है, मैंने कहा कि अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है, अवशिष्ट चुंबकत्व है। जब आपके पास अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है तो क्या यहाँ आर्मेचर में किसी भी प्रकार का कोई विद्युत वाहक बल पैदा होगा भी, सही है भी। तो EG समानुपाती किसके होता है, फाई के, और यहां अपन क्या लिख देंगे, फाई SH, क्या लिख देंगे, फाई। तो देखो जब तक यहां धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्या इस, जब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी क्या फाई SH आएगा, क्या फाई SH नहीं आएगा। पर फाई SH से पहले कौन था,
अरे कौन होगा, फाई आर लिख लेते हैं, रेजिडुअल फ्लक्स या अवशिष्ट चुंबक। पर इसके कारण कुछ ना कुछ वोल्टेज पैदा होती कि नहीं होती, अरे होती, कुछ ना कुछ वोल्टेज किसके कारण पैदा होती, अवशिष्ट चुंबक। जब यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज पैदा हो जाती तो कुछ ना कुछ आपको आउटपुट वोल्टेज मिलती कि नहीं मिलती, अरे मिलती कुछ ना कुछ। अब जब आउटपुट वोल्टेज मिलती तो आप यहाँ पे बताओ ISH को क्या लिखते हैं, V आउटपुट भाग RS, V आउटपुट भाग RS, सही है क्या। अगर यहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ वोल्टेज पैदा होती तो ये आउटपुट वोल्टेज मिलती है आपको। जब आउटपुट वोल्टेज आ गई और RSH आपके पास शंट प्रतिरोध है तो बताओ ISH आएगा नहीं आएगा। पर जब तक EG नहीं आएगा तो क्या V आउटपुट आएगा क्या, जब तक यहाँ EG नहीं आएगा तो क्या V आउटपुट आएगा क्या, और जब तक EG नहीं आएगा तब तक V आउटपुट नहीं आएगा, तब तक क्या ISH आएगा क्या। तो अब आप जनित्र को किसी भी स्पीड पे घुमाते रहो, घुमाते रहो, तो जब तक आपके पास अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा, मिनिमम जो वोल्टेज आपको मिलनी चाहिए थी स्टार्टिंग में, कौन सी धारा के लिए, शंट फील्ड धारा के, वो आपके पास आएगी नहीं जब तक आपके पास कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब तक कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी फ्लक्स पैदा नहीं होगा, और जब तक फ्लक्स पैदा नहीं होगा जब तक वोल्टेज मिलेगी नहीं। समझ में आ गई है। तो यानी अगर आपके पास कोई डीसी शंट जनित्र है या आपके पास सब उत्तेजित जनित्र है तो उनमें सबसे पहला कारक क्या देखना आपको, अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट। अब कल अपने पढ़ा था पृथक उत्तेजित, क्या पढ़ा था, पृथक उत्तेजित में अपने अलग से डीसी सप्लाई दे दी नहीं दे दी, अगर वहां तो फील्ड वाइंडिंग क्या दे दी थी, अलग से डीसी सप्लाई, तो वहां क्या ऐसा उत्पन्न होने वाला केस था क्या, वहां केस ही नहीं था। पर आज अगर उत्पन्न होगी तभी तो यहाँ जाएगी, और जब उत्पन्न ही नहीं होगी तो धारा जाएगी यहाँ पे। तो जब तक धारा नहीं जाएगी तब तक फ्लक्स पैदा नहीं होगा, और जब तक फ्लक्स पैदा नहीं होगा वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा। तो अगर जब भी आपसे पूछेगा कि अगर आपके पास सब उत्तेजित जनित्र कौन से हैं, उनमें वोल्टेज के उत्पन्न होने के लिए सबसे मुख्य कारक कौन सा है, अवशिष्ट चुंबकत्व, सबसे मेन कारण आपको लेके आना है अवशिष्ट चुंबक। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आप देखिए, अब मान लेते हैं कि जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व था, रेजिडुअल फ्लक्स था, जैसे आपके पास रेजिडुअल फ्लक्स होगा तो आपके पास बताओ कुछ ना कुछ वोल्टेज पैदा हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब जैसे वोल्टेज मिलेगी बताओ धारा प्रवाहित होने चालू हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो देखें अगर आपके पास वोल्टेज कम है तो धारा भी क्या जाएगी कम, पर इस धारा के कारण बताओ चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जब इसके कारण चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाएगा तो बताओ नेट फ्लक्स का मान बढ़ेगा या घटेगा, नेट फ्लक्स का मान है बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो पहले से आपके पास अवशिष्ट चुंबकत्व है कि नहीं है, और ये फ्लक्स जो भी हुआ चाहे आपके पास कम पैदा हुआ पर हुआ तो सही, और कम पैदा हो गया इसके साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा जाके, जब इसके साथ जुड़ेगा तो बताओ EG का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो जैसे EG का मान बढ़ेगा बताओ V आउटपुट का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और V आउटपुट का मान बढ़ेगा तो ISH का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अब ISH का मान और बढ़ जाएगा तो बताओ FISH का मान और बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, तो फिर इसका मान और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो उत्पन्न वोल्टेज का मान और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और फिर आउटपुट वोल्टेज का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अभी आपको इसी ग्राफ में ये दिखाई दे रहा है, देखो देखिए इस ग्राफ में देखिए, यहाँ पर आपके पास लिखा है जनरेटेड वोल्टेज, जनरेटेड वोल्टेज। अब हमारे पास क्या बच्चों देखें, ये आपके पास एक सीधी रेखा खींच रखी है, देखो यहाँ 0 से लेके यहाँ तक P पॉइंट तक, ये आपके पास फील्ड रेजिस्टेंस, क्या बच्चों फील्ड रेजिस्टेंस, फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस। इसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत है नहीं, देखो मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस। आओ देखो यहाँ पर ISH का मान क्या है, V बटा में RSH। अगर आपको RSH का मान चाहिए तो V बटा में किसका भाग दे दो, तो अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग क्या लेते हैं धारा, अलग अलग वोल्टेज पे क्या मिलेगी अलग अलग धारा, इनका जब रेशियो लेके ग्राफ खींचोगे तो एक सीधी रेखा मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। तो ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन है ये आपको बता रही है फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, बता दिया सब बातें। अब इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत है नहीं। अब आप देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, आपके पास अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण वोल्टेज पैदा होती है, ये 0 से लेके O तक इतनी वोल्टेज पैदा होगी, अरे सही है क्या, यहां तक वोल्टेज पैदा हुई। अब ये वोल्टेज आपको आउटपुट में जाके मिली, आउटपुट में मिली तो आपने किससे भाग दे दिया RS से, तो बताओ ISH आगे नहीं आ गया। अब बच्चों देखें, अब इस केस में यहां पर बताओ शंट फील्ड धारा का मान कितना है 0, कितना है 0 है कि नहीं है। फिर आपने क्या किया, जैसे वोल्टेज पैदा हुई ये बढ़ के यहाँ आ गई नहीं आ गई, फिर जैसे आपको ऐसा वोल्टेज मिली कुछ धारा स्टार्टिंग हो जाएगी, नहीं प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी, अरे हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब ये आपके पास 0 से लेके OA डैश है, वो कुछ धारा प्रवाहित हुई। अब जब ये धारा प्रवाहित होगी तो पहले से आपके पास इतनी वोल्टेज मिली थी, इतने वोल्टेज तो किसके कारण मिली थी अवशिष्ट। अब आपके पास क्या हुआ, जब अपने पास क्या इतनी वोल्टेज मिली थी, अब आपके पास क्या इतनी एक्स्ट्रा मिलेगी नहीं मिलेगी।
अब आपके पास वोल्टेज कितनी हो जाएगी, यहां से देखो, इधर से यहां से हो जाएगी ओ ए डबल रेश, अरे हो जाएगी नहीं हो जाएगी। पहले वोल्टेज इतनी थी, जैसे आवाज इतनी धारा प्रवाहित हुई, ये इतनी वोल्टेज और मिलेगी। अब वोल्टेज बढ़ के यहां से यहां पहुंच गई, नहीं पहुंच गई, बताओ वोल्टेज बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ गई। अब वोल्टेज पहले से ज्यादा होगी तो बताओ धारा भी ज्यादा होगी नहीं होगी। अब आप देखो यहां से, अब जब आपके पास इतनी वोल्टेज होगी तो धारा कहां पहुंच गई, बी पे पहुंच गई। अब बी पे पहुंच गई, पहले बताओ इतने इतने वोल्टेज मिली थी नहीं मिली थी। अब और वोल्टेज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अब वोल्टेज बढ़ के कहां पे पहुंच गई, बी डैश पे पहुंच गई, अरे पहुंची। अब अगर आपकी वोल्टेज इतनी होगी तो बताओ धारा और बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अब अगर धारा बढ़ेगी तो बताओ वापस क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यहां तक तो मिल ही रहा था, अब वोल्टेज बढ़ के यहां जाए नहीं आ जाएगा, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब धारा कितनी होगी, यहां तक होगी, अरे होगी। अब धारा यहां से लेके कहां पहुंच गई, यहां तक। अब यहां से लेके यहां तक धारा पहुंच गई तो इतनी वोल्टेज पहले मिली थी आपको। अब इसके कारण और वोल्टेज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, अरे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अब धारा कहां पहुंच गई, यहां पे पहुंच गई। अब धारा यहां से यहां पे पहुंच गई, वोल्टेज कहां पहुंच गई, यहां पे। अब ये इसके कारण और फ्लक्स बढ़ेगा, वो फ्लक्स किसके साथ जुड़ेगा, अवशिष्ट चुंबकत्व के साथ। तो बताओ और वोल्टेज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वोल्टेज कहां पहुंच गई, यहां पर पहुंच रही नहीं पहुंच रही। धारा कहां पहुंच गई, यहां पे पहुंच गई। अब धारा बढ़ गई नहीं बढ़ गई, और जब धारा बढ़ गई तो वोल्टेज भी बढ़ी नहीं बढ़ी। अब आपके पास क्या हुआ, लास्ट में वोल्टेज कहां पहुंच गई, बताओ सीढ़ी समझ में आएगी नहीं आई, अरे आएगी नहीं आई। तो जैसे जैसे अपन वोल्टेज के मान को बढ़ाते चले जाएंगे, किसका मान बढ़ता जाएगा, शंट फील्ड धारा का मान बढ़ता, शंट फील्ड धारा का मान बढ़ेगा तो किसका मान बढ़ेगा, फाई एस एच का, किसका मान बढ़ेगा, तो फाई एस एच का मान बढ़ेगा, किसका मान बढ़ेगा, ईजी का, क्या बढ़ेगा, ईजी का। तो ऐसे ऐसे करते 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 कुछ समय बाद आपके पास क्या मिल जाएगी, फाइनल वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज। और जो ये ग्राफ अपने कल बनाया था, इसे अपने बोला था ओसीसी, क्या बोला था। अब देखो इसने नीचे क्या लिखा है, ओसीसी एट नॉर्मल स्पीड, ओसीसी एट नॉर्मल। अब समझ में आया क्या, कैसे वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ती। तो इस प्रकार क्या होता है बच्चों, देखिए डीसी शंट जनरेटर में क्या निर्माण, डीसी शंट जनरेटर में क्या पैदा हो जाती है, रेटेड वोल्टेज उत्पन्न हो जाती। अब इसे क्यों समझाना जरूरी था, अभी भी आपके लिए उस टॉपिक तक मैं पहुंचा नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं समझाऊंगा तो मुझे पता है आगे जो कारण बताने वाला हूं वो आपको समझ में आने वाले नहीं। पहले बताओ इतनी बातें समझ में आई, यानी अभी अपने को ये बात समझ में आई है कि अगर अपन जो वोल्टेज आपकी बढ़ी, जो वोल्टेज आपकी पैदा हुई, वोल्टेज आपकी पैदा हुई, उसके कारण जो धारा पैदा हुई उसकी दिशा इस तरह से होनी चाहिए कि वो किसे बढ़ाए, कुल फ्लक्स को बढ़ाए, कुल फ्लक्स को, तभी आपकी उत्पन्न वोल्टेज बढ़ेगी। क्या मैं सही कह रहा हूं, क्या मैं सही कह रहा हूं, तभी आपकी उत्पन्न वोल्टेज बढ़ेगी, सही है। अब आप देखो, तो ये था आपके पास वोल्टेज के पैदा होने का ग्राफ, किस तरह से आपकी वोल्टेज बढ़ेगी। अब अपने पहला जो कारण पड़ा कि अपने कहा कि अगर आपका डीसी शंट जनरेटर वोल्टेज पैदा नहीं कर रहा है, क्या नहीं पैदा कर रहा है, वोल्टेज, तो डीसी शंट जनरेटर में या सब उत्तेजित डीसी शंट जनरेटर में वोल्टेज उत्पन्न न होने के क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं। अब लक्षण कल जो पढ़ाए थे वो सेम है, कल बता दिया था मैंने आपको। पहले अपन पढ़ेंगे वोल्टेज उत्पन्न न होने के कारण, यहां से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते। तो पहला जो अपने पास कारण था, मेन कारण, वो अपन लिखेंगे। तो लिख रहा हूं मैं, पहले मैं टॉपिक डाल देता हूं, डीसी शंट जनरेटर में विद्युत वाहक बल। और आपको जैसे मैं समझा रहा हूं, आप भी अपना दिमाग लगाते लगाते समझ रहे हैं इनको, कि उत्पन्न न होने के कारण, के कारण। तो पहला कारण आप बताएं मेरे को, क्या कारण लिखूं मैं, अवशिष्ट चुंबकत्व का न होना, अवशिष्ट चुंबकत्व का न होना। अब आपको मैंने बता दिया कि अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा तो क्यों नहीं वोल्टेज पैदा होगी, बता दिया कि नहीं बता दिया, का न होना। तो सबसे पहला जो कारण है वो है अवशिष्ट चुंबकत्व, याद रहेगा। और मैंने क्यों बताया कि अगर आपके पास अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा, तो मैंने क्या बताया कि जब तक ईजी नहीं मिलेगा तो आउटपुट वोल्टेज पैदा नहीं होगी, जब तक आउटपुट वोल्टेज पैदा नहीं होगी तो आईएसएच का मान नहीं होगा, जब तक वहां धारा नहीं जाएगी आपको आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगी। और इस धारा के बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, अवशिष्ट चुंबकत्व।
अवशिष्ट समझ में आ गया। अब अपने बात की पहला अपने पास कारण ये है कि अवशिष्ट चुंबकत्व अगर आपका नहीं होगा तो डीसी संयंत्र में या किसी भी सब उत्तेजित डीसी संयंत्र में वोल्टेज उत्पन्न नहीं हो। अब अपने को पता करना है कि अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों नहीं होगा, क्या कारण है कि इसमें से जो अवशिष्ट चुंबकत्व है वो क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। अब अपने बात की थी बच्चों, देखें अपने कहा था कि जितने भी अपन मैग्नेट बनाते हैं बच्चों, देखें उनमें जो चुंबकत्व होता है वो लंबे समय तक बना रहता है। पढ़ा था इनमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपने, जिसे बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या पढ़ी थी, जिसे अपने पढ़ा था ग्रहणशीलता या धरणशीलता। पर क्या ऐसा संभव है कि आज मैं जनरेटर लेके आऊं यहाँ पे और उसको 10 साल तक बिना काम में लिए रखे रखाएं, क्या उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व रह जाएगा क्या? यानी आप एक जनरेटर तो लेके आ गए पर उस जनरेटर को आपने कभी भी काम में नहीं लिया, क्या बताओ उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व रहेगा क्या? तो अगर आपका अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हुआ है तो उसका जो पहला कारण है कि आपने उस जनरेटर को लंबे समय तक काम में, क्लियर हो गया? पहला कारण याद हो गया कि आपने उस जनरेटर को लंबे समय तक काम में नहीं लिया। अब देख रहे हैं, अब मैंने कहा कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने तो कल लेके आया, आज उसको चला लिया, पर उसमें आज फिर भी अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं मिला है, तो क्या कारण बोलूंगा मैं? अब मैं बताऊंगा कि जब आपने चलाया उसकी रेटिंग थी 2 किलोवाट, कितनी किलोवाट थी, और आपने उसको ओवरलोड पे चलाया। क्या चलाया आपने, लगातार उसको 2.5 किलोवाट पे चलाया, आपने उसे लगातार 3 किलोवाट लोड पे चलाया। अब बताओ जब ओवरलोड पे चलाते हैं तो क्या होता है, बताओ जब अपन ओवरलोड पे चलाते हैं तो क्या आर्मेचर धारा का मान बढ़ता है नहीं बढ़ता? बाहर धारा का मान बढ़ेगा तो किसका बढ़ेगा, आर्मेचर धारा का। और अगर आपके पास आर्मेचर धारा का मान बढ़ रहा है तो उधर किसका मान बढ़ेगा, आईएसएच का। किसका बढ़ेगा, आईएसएच का। देखो मुझे अभी बताता हूँ, अभी अपन क्या पढ़ के आए थे, आईएसएच बराबर होता है आईए माइनस आईएल, होता ही नहीं होता। अगर इसका मान बढ़ा तो क्या इसका मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब इसका मान बढ़ा तो लगातार आई स्केर आर आर एस एच, बताओ लॉसेज होंगे नहीं होंगे, ऊष्मा हानियां होंगी नहीं होगी। और जब अपन मैग्नेट के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको एक विशेषता याद की थी कि अगर अपन चुंबक को गर्म करें या उसे पीटे तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। याद आ रहा है कुछ ऐसा? तो अगर आपने उसको ओवरलोड पे चलाया होगा तो हो सकता है उसमें ऊष्मा हानियां क्या घटित हो, ज्यादा घटित हो। तो क्या आपका अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो सकता है नहीं हो सकता? तो पहला कारण तो आपको बताना है कि मैंने उसको लंबे समय तक काम में नहीं लिया। दूसरा कारण यह हो सकता है कि मैंने उसे क्या चलाया, अति भार पे। क्या चलाया, अति भार पे। क्या चलाया, अति भार पे। तीसरा कारण बच्चों देखें, इसी से अपन निकालते हैं कि आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें ऊष्मा हानियां क्या हो रही है, अधिक घटित हो रही है। ऊष्मा हानियां क्या घटित हो रही है, अधिक घटित हो रही है। तो भी आपका अवशिष्ट चुंबकत्व क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। याद हो गया बच्चों, देखें 3 कारण याद हो गए। पहला क्या बताया आपने, पहला कारण अवशिष्ट चुंबकत्व के नष्ट होने का पहला कारण बताया कि आपने जनरेटर को लंबे समय तक काम में नहीं लिया है। दूसरा कारण क्या बताया, क्या चलाया आपने, ओवरलोड पे। तीसरा कारण बताया कि फील्ड वाइंडिंग में ऊष्मा हानियां क्या घटित हुई, ज्यादा हुई। चौथा कारण क्या बच्चों देखें, इसमें आपकी जो फील्ड वाइंडिंग में उसमें हैवी शॉर्ट सर्किट होगा। क्या हो गया, जब आपके हैवी शॉर्ट सर्किट होगा तो बताओ ऊष्मा हानियां एकदम तेजी से बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो आपकी जो कोर है उसमें से अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो जाए नहीं हो जाएगा? तो आपको, जैसे आपके पास कोई आदमी आया उसने कहा कि मेरा जो जनरेटर है उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो चुका है, तो आप पहले बताओगे कि क्या बताओगे, क्या आपने उसको लंबे समय तक काम में नहीं लिया? वो क्या लिया था। फिर आप बताओ क्या उसने ओवरलोड पे चलाया था आपने, पूछोगे क्या क्या आपने क्या चलाया उसको, ओवरलोड पे? क्या जी ऐसा भी नहीं। क्या उसकी फील्ड वाइंडिंग में ऊष्मा हानि अधिक हो रही है? क्या उसमें जो फील्ड वाइंडिंग क्या हुई थी, शॉर्ट हुई थी। क्या हुई थी, शॉर्ट। बताओ चारों कारण याद हो नहीं होगे, याद हो गए, बोलोगे तो नहीं? आपसे हो सकता है यहीं से चारों से क्वेश्चन पूछा जा सके कि आपका अवशिष्ट चुंबकत्व तो नष्ट हुआ, उसका संभावित कारण है क्या हो सकता है। क्लियर हो गया? तो इसके चारों कारण लिख दें। तो अवशिष्ट चुंबकत्व के नष्ट होने के 4 संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में अपन लिख रहा हूं। तो आपने याद कर लेना साथ के साथ। पहला कारण अपन लिखेंगे अवशिष्ट, बात नहीं, अवशिष्ट चुंबकत्व के नष्ट होने के कारण, के नष्ट होने के कारण। के कारण, पहला कारण क्या लिखें भी,
जनित्र को लंबे समय तक काम में नहीं लिया गया है, वो लंबे समय तक काम में नहीं, काम में नहीं लिया गया। दूसरा क्या कारण लिखेंगे भी? जनित्र को क्या चलाया गया? अति भार पर। जनित्र को अति भार पे चलाया जाए। तीसरा कारण क्या लिखेंगे? क्षेत्र कुंडली में क्या हो रही है? उष्मानियां अधिघटित हुई हूं। क्षेत्र कुंडली में अधिक उष्मानियों के घटित होने पर के घटित होने पर। और चौथा कारण क्या लिखेंगे भी? हैवी शॉर्ट सर्किट। क्षेत्र कुंडली में हैवी शॉर्ट सर्किट होने पर। चारों कारण याद हो गए? अरे याद हो गए क्या? अब जो देखिए, अगर आपके पास अवशिष्ट चुंबकत्व पैदा नहीं हो रहा है तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा अवशिष्ट चुंबकत्व को पैदा करना। क्या करना पड़ेगा? कहना आपको वापस से अवशिष्ट चुंबकत्व को पैदा करना होगा। वापस से उसकी फील्ड वाइंडिंग में फील्ड कोर है, उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व को पैदा करना होगा। अभी इसलिए मैं आपको ये सब बातें बताना चाह रहा था पहले वाली। तो अब हम पहला जो काम करेंगे वो काम करेंगे अवशिष्ट चुंबकत्व को उत्पन्न करना। बाकी रेमेडी बाद में देखेंगे। पहले क्या करें? अवशिष्ट चुंबकत्व क्या करें? पैदा करें। अब जो देखें, अब अपन क्या करेंगे? अवशिष्ट चुंबकत्व पैदा करेंगे तो इसे बोलते हैं फ्लशिंग। क्या बोलते हैं? फ्लशिंग। क्या बोलते हैं भी? फ्लशिंग। कई बार एग्जाम में पोस्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फ्लशिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्या है? फ्लशिंग नहाने की प्रक्रिया से संबंधित है कि जो फ्लश चल रहा था मैं नहा रहा था, ऐसा नहीं। तो फ्लशिंग में क्या करेंगे बच्चों? देखें, जो आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है क्या है, उसको अपने एक डीसी स्रोत से जोड़ेंगे अलग से। तो आपके आर्मेचर में तो वोल्टेज पैदा हो नहीं रही है, तो एक अलग से डीसी सप्लाई से जोड़ेंगे। किसे? किसे? शंट फील्ड वाइंडिंग। अब जब शंट फील्ड वाइंडिंग अलग से डीसी सप्लाई से जोड़ दिया तो उसमें लंबे समय तक प्रवाहित की जाती है डीसी धारा। जब आप लंबे समय तक डीसी धारा पैदा करोगे, प्रवाहित करोगे, तो उसमें वापस क्या पैदा होगा? अवशिष्ट चुंबकत्व। पर जब आप अवशिष्ट चुंबकत्व पैदा कर दोगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो अवशिष्ट चुंबकत्व पैदा हुआ है अब वो पहले से जो अवशिष्ट चुंबकत्व जो नष्ट हुआ उसकी दिशा में होना चाहिए, उसकी दिशा में होना चाहिए। समझ में आई नहीं है? जैसे पहले आपका अवशिष्ट चुंबकत्व जिस दिशा में था, पहले जो पोल आपका एन बन रहा था अभी भी क्या बना चाहिए? एन। और जो पहले जो पोल एस बन रहा था वो भी क्या बना चाहिए? एस। क्योंकि आप रोटेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे। आप जनित्र जब भी घुमाओगे क्या घुमाओगे? क्लॉकवाइज। क्या घुमाओगे? पर अगर आपने एन को एस कर दिया, एस को क्या कर दिया? एन, तो जो ब्रश प्लस था वो क्या हो जाएगा? माइनस। जो ब्रश माइनस था वो क्या हो जाएगा? प्लस। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ध्रुवता क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ध्रुवता चेंज होनी नहीं चाहिए। समझ में आ गया? तो अब अपन क्या करेंगे? अवशिष्ट चुंबकत्व को पैदा करना। जब पैदा करेंगे तो इस घटना को, इस क्रिया को बोलते हैं फ्लशिंग। क्या बोलते हैं? फ्लशिंग। तो अवशिष्ट, तो अपन लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूं लास्ट में सीधा लिख रहा हूं फ्लशिंग। फ्लशिंग डीसी शंट जनित्र की क्षेत्र कुंडली को डीसी स्रोत से संयोजित कर
अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व उत्पन्न करने के लिए लंबे समय तक डीसी धारा प्रवाहित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भी? फ्लशिंग कहलाती है। क्या कहलाती है भी? फ्लशिंग। अब आप इतना पढ़ के चले गए तो आज तक केवल किसके बारे में पूछा जा रहा था? फ्लशिंग की। अब उसने यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया कि जब अपन फ्लशिंग की प्रक्रिया करते हैं तो जो आपका अवशिष्ट चुंबकत्व पैदा होगा वो पहले से अवशिष्ट चुंबकत्व की दिशा में होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, तब अपने को दिक्कत है। मैं तो आज तक किसके बारे में पढ़ा था? केवल किसके बारे में पढ़ा था? फ्लशिंग। धारा के बारे में तो पढ़ा नहीं। इसलिए जो भी पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? डिटेल में पढ़ना है। अब क्या होगा बच्चों, देखें, जब भी अपन फ्लशिंग की क्रिया के कारण, प्रक्रिया के द्वारा अवशिष्ट चुंबकत्व उत्पन्न करेंगे तो जो आपका अवशिष्ट चुंबकत्व उत्पन्न होने जा रहा है वो पूर्व में नष्ट हुए अवशिष्ट चुंबकत्व की दिशा में होना, यानी आपके पास ध्रुवों की ध्रुवता चेंज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप रोटेशन चेंज नहीं करोगे। जब भी आप देखना, ज्यादातर तो देखिए, जब भी अपन इंजन स्टार्ट करते हैं तो इंजन कभी भी उल्टी डायरेक्शन में स्टार्ट नहीं होता है, और हो भी जाए तो अपन फटाफट क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। किया कि नहीं किया आपने? पहली बात तो अगर आपका जनरेटर होगा तो उसमें लॉकिंग होगी। क्या होगी? लॉकिंग। आपका उल्टा जनरेटर स्टार्ट होगा ही नहीं। अब उल्टा स्टार्ट होगा नहीं, सीधा अपन कर देंगे तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, तो आपको वोल्टेज मिलेगी नहीं। तो क्या करना है? जब भी आप अवशिष्ट चुंबकत्व पैदा करेंगे तो इसकी ध्रुवता का क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब ध्रुवता का ध्यान रखने के लिए क्या चेंज होनी चाहिए? धारा की दिशा। क्या चेंज होनी चाहिए? धारा की दिशा। तो आपको टर्मिनल मार्क किए होंगे कि अगर आपके पहले A1 में से धारा गई थी, A1 भी यहाँ पे क्या लिखेंगे? E1 और E2। क्या लिखेंगे? E1 और E2। अगर आपके पास पहले अगर एंट्री धारा अगर E1 में से जा रही है तो क्या लिखेंगे वहां पे? प्लस। और E2 में क्या लिखेंगे? माइनस। तो अब आपके जो फील्ड वाइंडिंग आप इस तरह से जोड़ोगे कि यहां से धारा क्या हो? एंटर, और यहां से क्या निकले? बाहर। तो आपको कनेक्शन उसी तरह से करने हैं जैसे पहले किए गए थे। समझ में आ नहीं आया? अरे आ नहीं आया? अब आपने बैटरी जो एक्स्ट्रा लगाई उसके कनेक्शन क्या करने हैं? इस तरह से करने हैं कि फील्ड वाइंडिंग में धारा पहले की दिशा में प्रवाहित हो। जब पहले की दिशा में प्रवाहित होगी तो क्या ध्रुवता चेंज होगी क्या? और जो अवशिष्ट चुंबकत्व जो पैदा होगा वो नष्ट हुए चुंबकत्व अवशिष्ट चुंबकत्व की दिशा में होगा नहीं होगा? याद रहेगा? चलो नोट कर दूं मैं इसमें। चलो, फ्लशिंग के दौरान क्षेत्र कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा इस प्रकार होनी चाहिए, इस प्रकार होनी चाहिए कि उत्पन्न होने वाला अवशिष्ट चुंबकत्व पूर्व में नष्ट हुए अवशिष्ट चुंबकत्व क्या हो? अवशिष्ट चुंबकत्व के समान हो या कि दिशा में।
तो क्या प्रवाहित विद्युत धारा का ध्यान रख लोगे? क्या केवल फ्लशिंग याद करोगे? फ्लशिंग से क्या करना है? आगे भी याद करना। ठीक है भी। तो अब अपने क्या किया, अब आपकी फ्लशिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब आपने क्या किया, इस तरह से धारा प्रवाहित की कि आपका जो अवशिष्ट मुक्त पहले जो नष्ट हुआ था वैसे ही आपका अवशिष्ट मुक्त पैदा हो चुका है। जो पहले भी एन पोल था वो क्या बन चुका है? एन पोल। जो पहले एस पोल था वो क्या बन चुका है? एस पोल। कोई डाउट यहां तक? पहला काम अपने कर दिया। पहला काम था अवशिष्ट चुंबकत्व का न होना, और अवशिष्ट चुंबकत्व के न होने के कितने कारण बताए? 4। चित्र को आपने लंबे समय तक काम में नहीं लिया, चित्र को क्या चलाया है? ओवरलोड पे। फिर आपने क्या किया? उष्मा हानि क्या होगी? ज्यादा। फील्ड वाइंडिंग क्या होगी? हेवीली शॉर्ट सर्किट। अब क्या करती है आपने? फ्लशिंग। फील्ड वाइंडिंग को अलग से क्या दे दी? डीसी सप्लाई। और धारा दिशा को इस प्रकार से रखा कि आपका जो अवशिष्ट चुंबकत्व पैदा हुआ वो पूर्व में नष्ट हुए अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या हो? दिशा में हो। सारी बातें याद होगी? अब चलें, अब चलें अपन आगे। अब देखिए, अब अपने पास क्या होने जा रहा है? अवशिष्ट चुंबकत्व है, क्या है? फिर भी वोल्टेज उत्पन्न हो, जो वोल्टेज है वो उत्पन्न नहीं हो रही। अब क्या कारण हो सकता है? अवशिष्ट चुंबकत्व है पर जो वोल्टेज पैदा हो रही, जो पैदा होनी चाहिए थी वो पैदा नहीं हो रही। अब आपको मैं वापस उसी डायग्राम पे लेके चलता हूं। देखिए, अभी मैं आपको याद करा के, देखो मैं 1 बाय 1 आपको हर चीज याद करा दूंगा। अभी बस थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको चीजें हमेशा के लिए रहेंगी याद। अभी आप देखो, मैंने कहा अवशिष्ट चुंबकत्व है। अब अवशिष्ट चुंबकत्व है तो आपके पास यहां धारा कितनी प्रवाहित होगी बताओ स्टार्टिंग में? अरे अगर आपके पास अवशिष्ट चुंबकत्व है तो बताओ धारा प्रवाहित हो जाएगी? यहां से लेके ओ से लेके ओ ए धारा, देखो यहां से लेके यहां तक धारा प्रवाहित हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? ओ ए डैश धारा प्रवाहित हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? होगी। अरे हुई, धारा प्रवाहित हुई, पर इस धारा की ध्रुवता इस तरह थी, या धारा प्रवाह की दिशा फील्ड वाइंडिंग में इस तरह से थी कि इसने अवशिष्ट चुंबकत्व को ही नष्ट कर दिया। बताओ कब होगा अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट? अब ये धारा फील्ड वाइंडिंग में इस तरह से प्रवाहित हो जाए, इस तरह से प्रवाहित हो जाए कि इसके कारण जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ वो अवशिष्ट चुंबकत्व का कत्ल कर दे। कर सकता है क्या? अरे कर सकता है। जब आपके पास क्या है, जो आपका जो फ्लक्स पैदा हुआ φSH, वो पहले से उत्पन्न फ्लक्स से क्या हो गया? विपरीत दिशा में पैदा हुआ। अरे हो सकता है क्या? अब मान लेते हैं कि ये तो जा रहा था φR, तो ऊपर कहां जा रहा था, और ये कहां जा रहा है? ये कहां जा रहा है? नीचे। ठीक है भाई, बताओ खत्म कर देगा नहीं कर देगा? कर देगा। जैसे अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म होगा क्या आपके पास वोल्टेज मिल जाएगी? क्या वापिस घूम फिर के वहीं आ गए? अरे आए कि नहीं आए? अब आपने जैसे आपने कनेक्शन क्या किए? उल्टे क्या किए? आपने फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन कर दिए, उल्टे क्या कर दिए? जहां E1 जोड़ना था वहां जोड़ दिया, E2 को क्या जोड़ दिया, और जहां E2 जोड़ना था वहां क्या जोड़ दिया? तो बताओ फील्ड वाइंडिंग प्रवाह धारा दिशा विपरीत हो जाएगी नहीं हो जाएगी? जैसे आपके पास फील्ड वाइंडिंग प्रवाह धारा दिशा विपरीत होगी, आपका अवशिष्ट चुंबकत्व क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। वापिस चलो फ्लशिंग पे, कहां जाओगे? तो अब आपको सेकंड क्या ध्यान रखना है कि क्या आपने फील्ड वाइंडिंग के संयोजन तो सही किए कि नहीं किए? अरे ध्यान रखोगे नहीं रखोगे? अगर आपने फील्ड वाइंडिंग के संयोजन ही उल्टे कर दिए हैं तो बताओ आपका जब फील्ड वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होगी तो क्या अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और एक बार आपका अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो गया, क्या वोल्टेज पैदा होने देगा क्या वापिस? तो वापिस कहां जाओगे? अवशिष्ट चुंबकत्व। फिर कनेक्शन खोलोगे, क्या करोगे? फ्लशिंग। क्या करोगे? और इस बार आप ध्यान रखोगे कि मेरे को वापिस अवशिष्ट चुंबकत्व पैदा उसी डायरेक्शन में करना है जिसमें पहले क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है। तो अब आप सिरे क्या कर दोगे? चेंज। क्या कर दोगे? करोगे नहीं करोगे? समझ में आया? दूसरा कारण क्या याद है बताओ? फील्ड वाइंडिंग के संयोजन। फील्ड वाइंडिंग के, तो आपके फील्ड वाइंडिंग के संयोजन इस तरह से होने चाहिए कि अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो वोल्टेज पैदा होगी उसकी ध्रुवता इस तरह से होनी चाहिए कि उसके कारण प्रवाहित धारा अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण क्या हो? दिशा में क्या हो? उस धारा के कारण जो अवशिष्ट चुंबकत्व जो फ्लक्स पैदा हुआ, जो अवशिष्ट चुंबकत्व क्या हो? दिशा में हो। तो आपका नेट फ्लक्स का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? नेट फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो धीरे धीरे सीढ़ी चल जाएगी नहीं चल जाएगी? आपकी वोल्टेज बढ़ती चली जाए। तो बताओ सेकंड क्या ध्यान रखोगे? फील्ड वाइंडिंग के संयोजन। फील्ड वाइंडिंग के संयोजन। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? अरे बताओ समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? क्या मैं ये नहीं बताता तो क्या आपको अगले पॉइंट याद होते क्या? एक एक चीज अपन बच्चों स्टेप है, और ये कह रहा हूं ये इतने लॉजिकल क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है भी। मैं बार बार कहता हूं बच्चों, देखें मेरा पढ़ाया हुआ बहुत कम तनख्वाह भी ले रहा है और मेरा पढ़ाया हुआ लाखों रुपए में भी तनख्वाह
ले रहा है। पढ़ाया किसका है? मेरा ही पढ़ाया हुआ है। मेरा पढ़ाया पीजीसीएल में भी काम कर रहा है और मेरा पढ़ाया, ठीक है, बिजली बोर्ड में भी काम कर रहा है। डिपेंड ये करता है कि आप मेरे पढ़ाए को कितना समझ के याद करते हो और कितना उसको क्या करते हो, अप्लाई करते हो। पढ़ाता मैं सबको बराबर हूँ, पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे? तो आपको उन चीजों को समझ के जाना है कि किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। अगर आप इसरो में जाओगे तो सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, सारे क्या आएंगे, लॉजिकल। तो आपको उस लेवल का समझ के जाना पड़ेगा। समझ में आएगा नहीं है? तो कोशिश करें अच्छे से अच्छे चीजों को समझें। अब अपने पास क्या है, सेकेंड पॉइंट अपने को ये याद रखना है कि आपके फील्ड वाइंडिंग के संयोजन किस तरह से किए हैं। पहला पॉइंट क्या था, अवशिष्ट चुंबकत्व। दूसरा क्या बच्चों देखें, क्षेत्र कुंडली के संयोजन के संयोजन। क्षेत्र कुंडली के संयोजन, इसको अपन दो पॉइंटों में बच्चों देखिए, इसको साथ एक और ऐड कर सकते हैं। देखिए एक तो आपका होता है क्षेत्र कुंडली के संयोजन, और दूसरा बच्चों देखें आपका इसी के साथ आप ऐड कर सकते हो। क्षेत्र कुंडली के संयोजन के साथ चेंज हो जाएगी आपकी धारा की दिशा, और धारा की दिशा चेंज हो सकती है कब, जब आपकी घूर्णन की दिशा क्या हो जाए, चेंज हो जाए। याद आ रहा है कुछ ऐसा? अरे कुछ याद आ रहा है? कराता हूं। देखो अपने ये डायग्राम पढ़ा था कि यहां अगर n है तो अपने कहा था अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो n पोल के नीचे धारा दिशा हमेशा क्या रहेगी, अंदर की ओर, और s के पोल के नीचे क्या रहेगी, बाहर की। याद क्या है कुछ? अपने पास क्या था, ये अपने पास मेन था। फिर अपने कहा अगर मैं घूर्णन की दिशा क्या कर दूं, चेंज कर दूं, क्या कर दो, चेंज। अगर अपन घूर्णन की दिशा क्या कर दें, चेंज, ये आपका n पोल n रहेगा और ये क्या रहेगा, s। ये तो कब चेंज होगा, जब फील्ड वाइंडिंग में करंट क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब तो देखिए अगर मैं घूर्णन की दिशा क्या कर दूं, चेंज कर दूं, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पर आपके पास आर्मेचर चालकों में धारा दिशा कैसे होगी। अब देखो इस बार आपके पास अगर एंटी क्लॉकवाइज माना तो यहाँ क्या लगना चाहिए, बल ऊपर की ओर, यहाँ बल क्या लगना चाहिए, नीचे की ओर। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, बाएं हाथ का नियम। यहाँ करंट क्या जा रहा है, अंदर की ओर, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। फ्लक्स कहाँ जा रहा है, उधर। तो बताओ अंदर की ओर जा रहा है, यहाँ क्या बन जाएगा, क्रॉस, और यहाँ क्या बन जाएगा, डॉट। क्या बन जाएगा, डॉट। बनेगा नहीं बनेगा? पहले क्या था इनके नीचे, अब इनके नीचे क्या आया, क्रॉस। अब तो देखें ये चालक आपका बताओ ब्रश के साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा जाके। अब ये भी चालक कहाँ जुड़ते जाके, ब्रश के साथ जुड़ते हैं, जुड़ते। अगर यहाँ से करंट आपका बाहर की ओर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ अंदर की ओर है, यहाँ क्या है, तो बाहर वाला क्या होगा प्लस, अंदर वाला क्या होगा माइनस। यहाँ चेंज हो जाए नहीं हो जाएंगे? अब तो देखिए ये जो आपके पास क्या था, प्लस था, वो क्या हो जाएगा माइनस। जो एन के नीचे आपके पास क्या, तो देखिए एन पोल के नीचे पहले जो माइनस बना था वो क्या बन जाएगा, प्लस, और प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो आपको बताओ आउटपुट वोल्टेज की ध्रुवता चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस था वो क्या हो जाएगा। तो बताओ क्षेत्र कुंडली में धारा की दिशा चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो जैसे क्षेत्र कुंडली में धारा की दिशा चेंज हो जाएगी आपका अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो जाए नहीं हो जाएगा? अरे होगा नहीं होगा? तो सारी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर आप क्षेत्र कुंडली के संयोजन भी अगर चेंज करे हो, दूसरा है इसी के साथ घूर्णन की दिशा, घूर्णन की दिशा, तो दोनों से एक इंपैक्ट आएगा, आपका अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो जाए। तो अगर कॉमन लिखना है तो कॉमन लिख देते हैं, अलग अलग लिखना है तो अलग अलग लिख देते हैं, जैसे आप चाहोगे। बताओ समझ में आगे नहीं आगे, बताओ बताओ। नहीं समझ में आया तो बता देना। मैं इसलिए आपको एक एक चीज समझा के लाता हूं, मुझे पता है आगे फिर दिक्कत आती है। तो अपन वाइस वर्षा लिख देते हैं, क्षेत्र कुंडली के संयोजन, और दूसरा मैं लिख देता हूं साथ में इसी के, घूर्णन की दिशा। वह जनित्र के घूर्णन की दिशा। याद रहेगा दोनों को भी? अब अगर आपकी घूर्णन की दिशा चेंज होगी तो अल्टीमेटली क्या चेंज होने वाला है, फील्ड वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन। अरे हो जाएगी नहीं हो जाएगी? फील्ड वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अगर आप क्षेत्र कुंडली के संयोजन चेंज करोगे तो भी फील्ड वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। और घूर्णन की दिशा चेंज करोगे तो भी क्या हो जाएगी, फील्ड वाइंडिंग में घूर्णन की क्या हो जाएगी, क्षेत्र कुंडली में पूरा दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अल्टीमेटली आपका खत्म कौन होना है, अवशिष्ट चुंबकत्व। अवशिष्ट जैसे कहते हैं ना, उदाहरण कह देते हैं कि खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू
खरबूजे में कटना हमेशा किसे होता है? खरबूजे। किसे होता है? खरबूजे। लड़की चाहे लड़के से प्यार करे, चाहे लड़का लड़के, करियर अल्टीमेटली खत्म होता है लड़के का ही। पता है ना तुम्हें? होता ही नहीं होता? अरे होता ही नहीं होता? होता है। नहीं होता? चलो समझदार हो तो नहीं होता। चलो, वो क्या कई बार कहते हैं कि हर सफल महिला के पीछे क्या होता है? एक महिला का हाथ होता है। तो अरे एक हर सफल आदमी के पीछे किसका हाथ होता है? तो फिर असफल ज्यादा है कि नहीं है? ज्यादा कौन है? असफल है कि नहीं है? तो यानी महिलाओं का हाथ ज्यादा है किसमें? असफल में। किसमें? कितने राजी हो रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, देखिए। ठीक है भी? ठीक है भी? खुद की कमियों को दूसरों पर थोपना, दूसरों पे थोपना, इसे कहते हैं। ठीक है भी? तो क्षेत्र कुंडली के संयोजन में क्षेत्र के गुणन की दिशा, तो आपको इस बार ध्यान रखना है। देखो अभी अभी इधर आ जाओ, सारे लिखते हैं। डीसी षण जनितर की क्षेत्र कुंडली के संयोजन के संयोजन व घूर्णन की दिशा की दिशा इस प्रकार होनी चाहिए कि अवशिष्ट चुंबकत्व अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण, बातें नहीं भी, के कारण उत्पन्न वोल्टता से क्षेत्र कुंडली में प्रवाहित धारा, बातें नहीं भी बेटा, प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, बताओ कैसा होना चाहिए? बताओ कैसे होना चाहिए? उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स कैसा होना चाहिए? अवशिष्ट चुंबकत्व की, अवशिष्ट चुंबकत्व की दिशा में हो। उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स अवशिष्ट चुंबकत्व की दिशा में हो, चुंबकत्व की दिशा में हो। याद हो गया अभी सभी को? अरे याद हो गया? तो क्या याद रखना है आपको? फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन भी आपको याद रखने हैं, और आपको रखना है घूर्णन की दिशा का ध्यान। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका सिस्टम तो वापस क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। वापस आपको क्या करनी पड़ेगी? फ्लशिंग। क्या करनी पड़ेगी? फ्लश। बताओ इतनी बातें याद होगी? याद होगी? इसमें कारण आपको अलग अलग मिलते चले जाएं। बताओ इतने कारण याद होगे? तो क्या घूर्णन की दिशा का ध्यान रखोगे? अगर उसमें दिया गया इससे हमेशा क्लॉकवाइज घुमाना, तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे क्या? घुमा लेना, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेना, फिर फ्लशिंग के लिए भी क्या लेना? तैयार रहना। अगर आपने फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन उल्टे कर दिए तो क्या करनी पड़ेगी? वापस से फ्लशिंग। तीन कारण याद हो गए? अवशिष्ट चुंबकत्व के चारों कारण याद हो गए? फील्ड वाइंडिंग वाले याद हो गए? घूर्णन की दिशा याद होगी? चलो अब अपना आगे चलते हैं वापस। अब क्या हुआ? ये बातें भी आपकी सही हैं कि मैं तो घुमायो भी क्लॉकवाइज हो, मैं तो फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन भी क्या कराया, अवशिष्ट चुंबकत्व भी है। अब बताओ वोल्टेज क्यों कौन पैदा हो रही? अब वोल्टेज पैदा क्यों नहीं हो रही? अब उसको देखें वापस। अब आपके पास दो वाइंडिंग है, यहां पर आपकी फील्ड वाइंडिंग है कि नहीं है? यहां पर आपके पास आर्मेचर है, और ये आपके पास यहां मिल रही है आपको आउटपुट वोल्टेज। यहां बाहर धारा क्या आएगी? IL, यहां आएगी IA, और यहां आपके पास आएगा ISH।
और इसका प्रतिरोध है RSH। अब आपने संदीप सर की बात का अनुसरण किया। संदीप सर ने कहा घेरे दिल खोल के बनाने हैं, तो आपने कहा कि फील्ड वाइंडिंग को आगे खोला, क्या मन नहीं मिला के घेरा कम ही बनाया बनाने वाले। मैं क्या बनाऊंगा? और ज्यादा बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? और ज्यादा बनाऊंगा। घेरे क्या बनाऊंगा? और ज्यादा, ताकि फ्लक्स क्या होगा? और ज्यादा। और मुझे ये पता है कि फाई जो फ्लक्स होता है वो आपके पास एन के भी क्या होता है? समानुपाती होता है। पढ़ा ना एमएमएफ? अरे एमएमएफ बड़ा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एमएमएफ बराबर आपने पढ़ा है एम्पियर टर्न। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एम्पियर टर्न। तो धारा के तो होता ही होता है, क्या किसके समानुपाती है? टर्न। अब आपने तो क्या किए? घेरे दिल खोल के और जोड़ दिए उसमें कि फ्लक्स और बढ़ेगा तो वोल्टेज क्या मिलेगी? ज्यादा। पर होने वाला क्या बच्चों देखें, इस RSH का मान आपने जब लंबाई बढ़ाई कुंडली में, घेरों की संख्या बढ़ाई, तो क्या R लंबाई के समानुपाती होता है कि नहीं होता? और आपने पैसे बचाने के लिए तार क्या कर दिया? और पतला कर दिया। घेरे ज्यादा कर दिया, तार क्या कर दिया? पतला। तो क्या इस शंट फील्ड का प्रतिरोध बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब आपने इस शंट फील्ड का प्रतिरोध इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि यहां धारा ISH जा ही नहीं रही। सही है क्या? धारा ISH कब जाएगी? ISH बराबर क्या है? V बटा में RSH। और आपने इसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि इसका मान बहुत कम हो चुका है। जब बहुत कम हो चुका है तो फिर आपके पास अवशिष्ट चुंबकत्व भी रह गया। सही है ओवरऑल? अरे सही है क्या? इसका इसका मान तो इतना ज्यादा कम कर दिया कि अब आपके पास क्या रहेगा? अवशिष्ट चुंबकत्व। क्या वोल्टेज मिलेगी आपको? अवशिष्ट चुंबकत्व वाली मिलती रहेगी। अब इसका मतलब क्या है फिर बताओ? क्या आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसका प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए एक पॉइंट रखा गया, इसका नाम रखा गया क्रांतिक प्रतिरोध। क्या रखा गया? क्रांतिक प्रतिरोध। इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल रेजिस्टेंस। अब बच्चों देखिए, कई बार आप देखो बच्चों, बात होती है कि यार फलाने को एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हो, कंडीशन तो क्रिटिकल है। क्या है? बोलते हैं बोलते हैं। और अगर आपने एक नाम सुना होगा CCU, एक होता है ICU। क्या होता है? ICU का मतलब है इमीडिएट केयर यूनिट। एक होता है, इससे ऊपर होता है CCU, क्रिटिकल केयर यूनिट। सिर्फ सिर्फ फाटते नहीं, ICU में नहीं लेके जाते, फिर कहाँ लेके जाते हैं? अगर भगवान पहुंचा दे तो। ठीक है भाई, कहाँ लेके जाते हैं? अब क्रिटिकल केयर यूनिट। अब यहाँ पे क्रिटिकल का मतलब क्या है? अब अगर आपके पास इस प्रतिरोध को आप लगातार बढ़ाते गए, लगातार बढ़ाते, तो वोल्टेज मर जाएगी। मर गई नहीं मर गई? क्या आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी? आपको आउटपुट वोल्टेज है नहीं। आपने तो सोचा था घेरे बढ़ाऊंगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, पर आपने घेरे बढ़ाने के चक्कर में प्रतिरोध को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि यहाँ अब आपके पास धारा जा ही नहीं रही। तो धारा नहीं जाएगी तो क्या फ्लक्स बढ़ेगा क्या? जब फ्लक्स नहीं बढ़ेगा तो बताओ आपका जो जनरेटर है वो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया नहीं पहुंच गया? उसने कर दिया हैंड्स अप, हैंड्स अप, मेरे से वोल्टेज पैदा नहीं हो। तो बताओ क्रिटिकल कंडीशन में आगे नहीं आ गया? जिसे बोलते हैं क्रांतिक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? अब आप मेरे को बताओ, क्या मेरे को इतने ज्यादा घेरे जोड़ने चाहिए थे क्या? नहीं जोड़ने चाहिए थे। तो क्या मेरा फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? कौन से प्रतिरोध से कम होना चाहिए? क्रांतिक प्रतिरोध से। कौन से? फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। समझ में आई नहीं है? फील्ड वाइंडिंग को CCU में लेके जानी है क्या? नहीं लेके जानी। तो क्रांतिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम। अभी क्या, जस्ट अभी मैं उल्टा कराऊंगा तब आपकी दिक्कत होना चालू हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत आसानी से समझा रहा हूँ इसको। तो फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो क्रांतिक प्रतिरोध से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो आपने कहा उसको कि भैया घेरे गुरे कितने बढ़ाए थे, कहीं खोल के हो जाए, घेरे तो नहीं बढ़ा दिए। समझ में आ गया? तो अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है भी, इसको रोक 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 बेटा, रोक रोक, तो जाने दे इसको। अब हमारे पास क्या है? तीसरा कारण क्या लिख रहे हैं देखिए। तो बताओ क्या लिखे तीसरा कारण? अरे बताओ। शंट फील्ड वाइंडिंग का, शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से क्या होना चाहिए? कम होना का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए। प्रतिरोध से कम होना चाहिए।
याद आ गया भी। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है। अब आपकी निमी की बुक में स्पेशली इसको डिफाइन किया गया है कि अगर आपके पास क्रिटिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लोगे विद रियोस्टेट, विद 1 किलो ओम से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। तो आपके पास जो मैक्सिमम आपके पास आर एस एच होना चाहिए, मैं लिख देता हूं आर एस एच, जो अधिकतम होना चाहिए विद रियोस्टेट, रियोस्टेट सहित, रियोस्टेट सहित कितना होना चाहिए, 1 किलो ओम से ज्यादा नहीं होना, 1 किलो ओम से ज्यादा नहीं होना। बताओ समझ में आ गया अभी। तो अभी क्रांतिक प्रतिरोध जो फील्ड वाइंडिंग है वो कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम। तो दिमाग में याद रखना, घेरे क्या रखने हैं, कम। तो आपका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, याद रहेगा। अब अपन आते हैं लोड साइड में, कहा आते हैं, लोड साइड। पहले आप बताओ ये पॉइंट याद हो गया आपको बढ़िया से, चौथा पॉइंट लेते हैं देखो। अब आपके पास क्या है, ये वापस अपने आर्मेचर बना रहे हैं। इस बार आपने कहा कि मेरे पास फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या है, कम है, फिर भी मेरे पास वोल्टेज पैदा नहीं हो रही। चलो भी देखते, प्लस माइनस क्या है, ये है आर एल, आइए इधर क्या जा रहा है, आई एस एच, इधर आ रहा है आई एल। हाँ मेरे को बताएं, यहाँ पे क्या है, आर एस एच, और आई एस एच बराबर बताओ अपने क्या पढ़ा था, वी भाग आर एस, और वी वी एस एच बराबर क्या है, वी आउटपुट क्या होता है, जितनी वोल्टेज आपको यहाँ मिलेगी उतनी यहाँ जाएगी, नहीं जाएगी। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, ये जो आपके पास है वी आउटपुट, समझ में आ गया। अब अपने क्या किया, मैं लगातार लोड बढ़ाए जा रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूं, प्रतिरोध घटा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, प्रतिरोध घटा रहा हूं, लोड बढ़ाने का मतलब प्रतिरोध को घटाना। अब इस प्रतिरोध को मैं लगातार घटाते जा रहा हूं, घटाते जा रहा हूं। तो अगर आप लगातार प्रतिरोध घटाओगे, आप बताओ इसका मान फिक्स है कि नहीं फिक्स है, आई ए बराबर आपके पास जोड़ है आई एल प्लस है आई एस, है कि नहीं है। आपने लगातार प्रतिरोध कम गए, कम करते 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 इसको जीरो कर दिया, कितना कर दिया, यानी आपने इसको कर दिया शॉर्ट, क्या कर दिया, यानी आपने जो प्रतिरोध इतना कम कर दिया, शॉर्ट का मतलब बहुत है कम कर दिया। अब आपके पास इस करंट के पास जाने के दो रास्ते थे, एक तो ज्यादा प्रतिरोध की तरफ, एक है, बताओ करंट सारा कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अगर यहाँ करंट नहीं जाएगा तो क्या फाई एस एच पैदा होगा, क्या, जब फाई एस एच पैदा नहीं होगा तो क्या आपकी वोल्टेज मिलेगी, क्या आपको वोल्टेज नहीं मिलेगी, ओवरऑल वोल्टेज घटना क्या होगी, शुरू, यानी वोल्टेज क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब आपके पास भार प्रतिरोध का मान क्या हो चुका है, कम हो चुका है, क्या हो चुका है, कौन से प्रतिरोध से, क्रांतिक प्रतिरोध से, कौन से प्रतिरोध से। तो अगर वोल्टेज पैदा होनी कम होगी तो जनरेटर आपका चले जाएगा क्रिटिकल केयर यूनिट में, नहीं जाएगा। तो अब आपके पास बच्चों देखिए, इस आर एल का मान बताओ, क्या क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, अरे कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर आप कम करोगे तो इसमें वोल्टेज पैदा नहीं होगी, तो कम नहीं, कम है तो क्या कर दो, कम है तो क्या कर दो, और इस साइड में ज्यादा तो क्या कर दो, कम। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर इस साइड आओगे तो रखना है कम, क्या रखना है, कम, इस साइड क्या रखना है, ज्यादा। तो अगला जो पांचवा कारण क्या याद रखना है, कि जो आपका भार प्रतिरोध है उसका मान, भार प्रतिरोध का मान क्रांतिक प्रतिरोध से कम नहीं होना, और उधर ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो अभी मैं बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है, थोड़ी देर, अभी आप 2 घंटे बाद कंफ्यूज होना चालू हो जाओ, तो ध्यान से देखना। अगर आप उसको शॉर्ट कर दो, क्या कर दोगे, शॉर्ट, तो बताओ इस वी का मान जीरो हो जाए, नहीं हो जाएगा। तो अगर वी का मान जीरो करोगे तो आई का मान जीरो हो जाए, नहीं हो जाएगा। तो क्या इधर आपको शॉर्ट करना है, क्या क्या इसके मान को कम करना है, क्या, तो कम नहीं करना, क्या रखना है। और अगर इसके मान को ज्यादा करोगे तो धारा कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो इसे क्या करना है, कम, इसे क्या करना है, इसका क्रांतिक प्रतिरोध से ज्यादा, इसका क्रांतिक प्रतिरोध से, फील्ड में तो क्या आएगा, कम, लोड में क्या आएगा, समझ में आई नहीं है। तो पांचवा कारण आपको याद रखना है कि आप, चौथा कारण याद रखना है कि आपका जो भार प्रतिरोध है उसका मान क्रांतिक प्रतिरोध से ज्यादा होना चाहिए। बताओ याद हो गया, नहीं हो गया, बता देना याद नहीं हो तो भार प्रतिरोध का मान, भार प्रतिरोध का मान क्रांतिक प्रतिरोध से
प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए, से अधिक होना चाहिए। बताओ समझ में आई नहीं है? भार प्रतिरोध का मान क्रांतिक प्रतिरोध से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। कोई डाउट भी? चारों कारण याद हो गए? अवशिष्ट बताओ खत्म हुआ, याद हो गए? अवशिष्ट बताओ खत्म करने के कितने कारण याद हो गए? पैदा करने के लिए क्या करना है? फ्लशिंग। फ्लशिंग करते समय क्या रखना? धारा की दिशा का। याद हो गए बच्चों? देखें अब बाकी जो कारण है जो कल अपने 8 पढ़े थे वो सारे सेम है। समझ में आ गया? फील्ड वाइंडिंग अगर आपकी ओपन है तो क्या अवशिष्ट मुक्त पैदा होगा? क्या क्या धारा जाएगी? क्या फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट है तो क्या होगा? क्या याद हो गए सारे? याद हो गए? फिर अपने क्या पढ़ा था बच्चों? देखें अगर आप जनरेटर को रेटेड गति पे नहीं चला रहे हो तो भी आपके पास वोल्टेज पैदा नहीं होगी। 3 उधर से आगे, 4 और 3 है 7। याद हो गए 7? फिर अपने क्या कहता? आर्मेचर वाइंडिंग से। आर्मेचर वाइंडिंग क्या है? शॉर्ट है तो क्या वोल्टेज मिलेगी? आर्मेचर वाइंडिंग ओपन है क्या वोल्टेज मिलेगी? याद हो गए? फिर अपने कहा था अगर आपकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ठीक है भाई, कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में संयोजन है नहीं हो रहा है, क्या वोल्टेज मिलेगी? अब संयोजन क्यों नहीं हो रहा है? या तो पिटिंग है या क्या है? पिटिंग। या आपके पास क्या ओवर है? ग्रीसिंग। बताओ याद हो नहीं होगी? ये 4 कारण आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अब अपन करेंगे इसके क्वेश्चंस। देखें पहला बताओ क्वेश्चन, मुख्य कारण, मुख्य कारण अगर मुख्य कारण पूछा है सबसे क्या क्या बताना है? अवशिष्ट। मैंने क्या कहा? सबसे मेन कारण होता है अवशिष्ट। पहला मेन कारण क्या है? अवशिष्ट। अगर अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है तो सारे काम लगा दो चाहिए, वोल्टेज पैदा नहीं हो। सबसे पहले आपको पैदा करना अवशिष्ट। तो बताओ क्या आएगा आंसर इसका? ए ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? देखना ही नहीं है, अगर आपके पास अवशिष्ट चुंबकत्व तो पहला आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। याद रहेगा? चलो क्या हुआ? चलो ये क्वेश्चन बताओ, थोड़ा इसको इधर कर दें। अभी बताया आपको मैंने, यदि शंट फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन उल्टे हो जाए, क्या हो जाए? क्या हो जाए? अगर उल्टे करोगे तो अवशिष्ट नष्ट हो जाए, नहीं हो जाएगा? तो क्या वोल्टेज तेजी से बढ़ेगी? वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगी। आंसर क्या आएगा? क्या तुम ये क्वेश्चन कर पा रहे हो? क्या कर पा रहे हो? क्या मैं जब भी चैट जीपीटी से क्वेश्चन लेता हूँ मैं उसको ऐसे नहीं डालता कि आईटी वालों के लिए चाहिए, मैं डालता हूँ टॉपिक वाइज। आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए, वो अपन डिसाइड नहीं करेंगे आईटी वाला है किसके लिए। ठीक है बताओ ये क्वेश्चन सेम आ गया, हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो, ये लो। क्या होगा अभी? यदि शर्ट फील्ड परिपथ खुला परिपथ हो जाए तो क्या होगा? वोल्टेज उत्पन्न है, उत्पन्न है, ईएमएफ उत्पन्न है नहीं होगा। अरे होगा क्या? चलो निम्न में से कौन सी स्थिति, बताओ बताओ बताओ। अरे अभी मैंने बताया फील्ड प्रतिरोध का अत्यधिक होना, और इसका नाम अपने रखा है क्रांतिक प्रतिरोध। क्या रखा है? क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक होना। बताया नहीं बताया? अगर फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से क्या है? अधिक, तो क्या ईएमएफ पैदा होगा? क्या देखो, गति बढ़ना, लोड घटना, पृष्ठ दबाव बढ़ना, बाकी सब फालतू की चीजें है कि नहीं है? गति बढ़ी तो ईएमएफ तो बढ़ना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन बताओ मेरे को। अरे अभी लिख दिया इसने, क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक हो जाए, क्या हो जाए? अधिक हो जाए तो क्या होगा? वोल्टेज बहुत अधिक होगा तो क्या होगा? वोल्टेज निर्माण है। देखो इसने कहीं पे भी क्रांतिक लिखा क्या? अगर पेपर चैट जीपीटी से बन के आएगा तो क्या क्रांतिक दिखेगा तुम्हें? वहां दिखेगा क्रिटिकल। क्या दिखाएगा? क्रिटिकल। बनाया कि नहीं बनाया इसने? तो चैट जीपीटी की भाषा समझ जाए भी आप भी।
अवशिष्ट मुद्दा समाप्त हो जाने पर डीसी शंट जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न न होने का कारण क्या है? अरे क्या है? ब्रश गर्म हो जाते हैं, लोड बढ़ जाता है, गति बहुत अधिक हो जाती है, क्या बचा? प्रारंभिक फ्लक्स उत्पन्न है। जब तक आपका फ्लक्स पैदा नहीं होगा तो आपको वोल्टेज पैदा नहीं होगी। बताया था नहीं बताया था? चलो भी मान तो रहे हो। ये बताओ भी। अरे निम्न में से कौन सा कारण शंट जनरेटर में वोल्टेज विफल होने का कारण है? कारण है? अरे है कि नहीं है? ये पढ़ाएगा तुम्हें आज? पढ़ाया क्या? चलो ये तो पढ़ा दिया आज। क्या करते हैं? यदि जनरेटर लंबे समय तक बंद रहे, क्या रहे, और अवशिष्ट में तो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उसे पुनः वोल्टेज पैदा करने के लिए क्या करना पड़ता है? फ्लशिंग ऑफ फील्ड। फ्लशिंग ऑफ फील्ड। याद हो गया अभी? अगला क्वेश्चन बता दो फिर याद हो गया तो। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया अभी, रिपीट हो गया, रिपीट हो कोई बात नहीं, ये बता दो, ये भी रिपीट हो गया कोई बात नहीं, कोई बात। ये कल मैंने आपको करवाया था। नी पॉइंट बताया था? अरे नी पॉइंट बताया था? बताओ क्या होता है नी पॉइंट? चुंबकीय संतृप्ति का प्रारंभ। देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं तो घुटनों पॉइंट याद कौन करूं? तो फिर घुटना पर आ जाएगा थोड़ा दिन, आप आए नहीं आएगा। चलो तो आज का इतने करेंगे, कल अपन पढ़ेंगे इसके